अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमारे यहाँ आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है पूरी स्कूल में। अस्सलाम हाँ, वालेकुम अच्छा भी मैं छोटे वाले सब ऐसे कह रहे हम हैं लोग आदाब। हम लोग सब आदाब करते थे ना। हाँ, हमें तो आदत थी, बचपन से करते थे। तो जब हम करते तो अजीब सा लगता था, क्योंकि सब लोग देखते थे ऐसे करके कि भाई अब सब कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ पेंडेमिक ने नहीं, कल्चर ही बदल दिया है सबका। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो कोनी से ऐसे करना शुरू कर दिया था स्कूल में। आई सेड नो वी नीड टू हाँ गिव अ बेटर अल्टरनेट। फिर हमने सब हाँ। बच्चों को ये सिखाया और अब तो बच्चों की इतनी आदत हो गई है, एवरीबॉडी इज गोइंग आदाब ऐसे इतने आई प्यारे थिंक ये लगते हैं। इतना अच्छा है, ये कितना अच्छा, इट्स सो मॉडेस्ट एंड सो काइंड, इट्स बट लाइक वी क्या। डू मिस द हग्स। मैं बहुत मिस करती हूँ हग्स को, बहुत ज़्यादा। हमारा तो पूरा स्कूल का कल्चर हग्स हाँ, पे ही डिपेंडेंट था। एब्सोल्युटली। मैं अब वैसे हाँ, भी जनरली भी पता है, दिस एब्सेंस ऑफ ह्यूमन टच, आई डोंट नो इसके क्या बाद में असरात निकलेंगे, लेकिन कितनी ज्यादा हमको तो आदत थी टू और इतने हुँ, वार्म हग्स, और हम तो इतनी देर देर तक हग करते थे दे बच्चों को। देते अब बिल्कुल, दे एंड हाउ वी नीड दैट कंफर्ट। अब वो बिल्कुल, अजीब बिल्कुल। सा एक कुछ हुँ, खालीपन सा हो गया है उसकी वजह से। एंड समटाइम्स हमको पता नहीं चलता, और हम उस पे कोई उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन और वो अनबे गुस्सा कभी कभी उसकी वजह से आता है। अनबेरेबल हो जाता है तो फिर तो मास्क-वास्क पहन के हम गले लगा लेते हैं। हाँ अनबेरेबल हो जाता है, दिल चाहता है बच्चा रो रहा है, बच्चे को आपके प्यार की ज़रूरत है। अब आप उसको ज़रा-सा ऐसे सीने पे रख लो तो बच्चा को इतना सुकून मिल जाता है कि हाँ माँ ने वो प्यार कर लिया, करीब रख लिया। बच्चे इतने कनेक्टेड हैं, इतना ज़्यादा वो फ़ील करते हैं इस चीज़ को, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि अभी इस वक़्त इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर मास्क-वास्क पहन के मैं कहती हूँ चेहरा उस तरफ कर लो थोड़ी देर के लिए, आ जाओ कोई बात नहीं। हाँ। थोड़ा एसओपी I उस वक़्त know, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता हाँ। है। या और शायद बच्चों के साथ तो आप रखना ही ठीक हो? पड़ेगा, आई थिंक कि सो फार हाँ, हाँ। आप हाउज़ बताइए द कैसे वेदर इन रहा। लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर रात को काफी ठंडक सी हो गई है, ठंड तो नहीं, ठंडक हो गई है। तो दिन और रात के टेम्परेचर्स में फर्क है, उसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्शंस और ये सब का एक दौर चलता है ना, वो यहाँ तो चल पड़ा है। कराची में बताइए, सुना हीट वेव आने वाली थी, क्या हुआ? कराची में डस्टी हुआ है बहुत। अभी भी गर्मी है हम्म मगर शाम के वक़्त कराची बिकम्स बेटर इन द इवनिंग्स, लेकिन डस्टी है बहुत इस वक़्त। हम्म तो इट्स नॉट अ नाइस वेदर, व्हेन यू कम होम यू कैन फील कि आपके हाथ डस्टी हुए हुए हैं, चेहरे पे आपको हाँ, डस्ट फील होती अक्टूबर है। इज आज नॉट अ माशाल्लाह से नाइस मंथ फॉर कराची। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आज माशाल्लाह किरण का बहुत दिन बहुत ही बिज़ी था। हम्म 3 बड़े-बड़े इवेंट्स थे। तो सुबह हम्म को तो क्यूटेस्ट इवेंट वाज़ इन द मॉर्निंग, किंडरगार्टन की ग्रेजुएशन थी, दे वर गोइंग टू द फर्स्ट ग्रेड। तो वो हैट्स ओह, पहन ढोल बज रहे हैं बिकॉज़ द प्राइमरी देन बीट्स द ड्रम्स व्हेन द चिल्ड्रन कम, दे ट्रैवल फ्रॉम किंडरगार्टन टू वॉक करके जाते हैं, दैट्स अ ग्रेजुएशन वॉक। फिर हैंडिंग ओवर सेरेमनी होती है कि किंडरगार्टन की टीचर्स इनको हैंड ओवर करती हैं, फिर बच्चे अपने इट वाज़ सो क्यूट। वो हो गया, फिर उसके बाद हमारी मदर्स की ग्रेजुएशन थी आज 2 साल की उनकी, जो नफीसा स्कूल जो वो पढ़ती हैं। तो इंग्लिश, हाँ उर्दू, मैथ का जो एक उनका सिलेबस वो साथ में पेरेंटिंग की स्किल्स एंड सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ वो तो है ही, नॉन फॉर्मल टॉपिक्स तो हैं ही, सोशल इमोशनल हम्म हम्म टॉपिक्स, लेकिन 3 ये एकेडमिक टॉपिक्स भी होते हैं। तो उनकी ग्रेजुएशन थी आज, तो उनकी भी वो टेस्टिमोनियल्स इतनी ब्यूटीफुल है। मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आई विल पुट देम अप ऑन फेसबुक आल्सो। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा इवेंट था वो हमारी फर्स्ट लेडी मिसेस समीना अलवी की कैंपेन जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की। तो उनकी पूरी टीम आई हुई थी हमारी बच्चियों को और मदर्स को ये अवेयरनेस देने के लिए, और छोटे-छोटे ग्रुप्स में दे गोइंग टू कीप कमिंग, सीरीज़ कर रहे हैं वो। तो अच्छा था, इट वाज़ रियली गुड। उनके साथ डॉक्टर भी थे, उनके साथ सर्वाइवर्स भी थे, और हमारी मदर्स ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत एक अच्छा माहौल में। इट वाज़ वेल, अच्छा हुआ बहुत, वो भी इट वाज़ रियली नाइस। मच तो नीडेड, हाँ, मच नीडेड। तो वो भी
दिस है कि विल कीप कमिंग, जितनी बार भी आप कहेंगे हम बार-बार आ जाएँगे, बिकॉज़ एसओपी फॉलो की वजह से हम बहुत बड़ा क्राउड नहीं इकट्ठा कर क्राउड पाते, में, हाँ। तो थोड़ी-थोड़ी ग्रुप्स में। तो ये क्या कि ये मंथ चल रहा है, फिर हमारी कल की जो टॉक थी उसके इतने मैसेजेस आए हैं, और जो आज मैं गई और जो मदर्स मुझे कह रही थी कि मतलब इतनी अच्छी टॉक थी, और मुझे यही कह रही थी कि प्लीज नादिया को लेकर आए। मैंने कहा इंशाल्लाह ले आएंगे, सानिया की दोस्त है। हाँ। मैंने बताया कि आज डॉक्टर साहब भी आ रही हैं, डॉक्टर आजमीना आ रही हैं आज, तो शी इज द नोन पर्सन इन ऑन्कोलॉजी इन पाकिस्तान, बल्कि इनफैक्ट। तो आई नो हर वेरी वेल थ्रू माय ब्रदर, बिकॉज माय ब्रदर इज आल्सो नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट। वो यहाँ नहीं होते, वो यूएस में हैं, मगर व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान तो डॉक्टर आजमीना साथ काम करते थे। तो डॉक्टर आजमीना हैज आल्सो बीन द डॉक्टर फॉर माय मदर। तो माशाल्लाह वेरी नाइस एंड काइंड हम्बल लेडी, लेकिन वेरी हैज अ ग्रेट ग्रिप ऑन व्हाट शी डज। जो अपना काम करती हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करती हैं। तो हम टेक्निकल सवालात भी पूछ सकते हैं आज मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी कि लोग क्या सवालात पूछें उसमें कमेंट्स में, हाँ, ताकि क्योंकि फिर वो मैं आज आपको देती हूँ। टेक्निकल बिल्कुल सवाल मेरा ख्याल है लोग पूछेंगे काफ़ी। जी, और कल फिर इंशाल्लाह दोबारा से हमारे पास एक और सर्वाइवर आ रही है। हुँ। आज सबीना जी का फिर से इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं। अम, मगर सबीना जी का इंटरनेट रुक गया है। अ, ओके। हुँ, ठीक है। सो आई थिंक आई विल टेक ओवर फ्रॉम हियर नाउ, और मैं ही आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ डॉक्टर साहब को। बिल्कुल, डॉक्टर आज़मीना के बारे में आपको अभी बताया सबीना जी ने, और मेरा ख़्याल है हम ले ही आते हैं डॉक्टर साहिबा को, क्या ख़्याल है आपका? आ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर Assalamualaikum. साहिबा। Waalaikumsalam. How are you, Sania? आई एम गुड डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। It's my बहुत-बहुत pleasure. शुक्रिया। Not at all. डॉक डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत बहुत अहम इस वक्त आप पकड़ में आ गई हैं। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हमारे पास भी थे, और आई एम श्योर लोग भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। वो मैं साथ-साथ आपसे पूछती जाऊँगी अगर आप इजाज़त दें तो, Sure, और हम sure. उन्हें पकड़ सकें इन टाइम। Mm-hmm. अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपके लिए तो ये काफ़ी बिज़ी महीना होगा। आप मतलब ना सिर्फ़ ये कि आपके पेशेंट्स हैं, बल्कि आई एम श्योर यू आर ऑल दिस अवेयरनेस वर्क आल्सो, जैसे हमने आपको पकड़ लिया, आई एम श्योर और भी लोग आपको इसी तरह इनवाइट करते होंगे, बात करते होंगे। तो डॉक्टर साहब, कुछ तो मैं बेसिक बातें आपसे पूछूँगी आपके फ़ील्ड से रिलेटेड, कि ये तो हम महीना मना रहे हैं of cancer awareness, breast cancer awareness in particular, लेकिन थोड़ा-सा अगर हम कैंसर के बारे में बात कर लें कि ये क्या चीज़ है? हमारे यहाँ किस तरह के कैंसर्स ज़्यादा पाए जाते हैं? क्या हमारे यहाँ किसी और तरह के कैंसर्स ज़्यादा हैं, और बाहर किसी और तरह के कैंसर्स ज़्यादा हैं, या ये जनरल ग्लोबल फिनोमेना होता है? तो सानिया कैंसर्स जो होते हैं वो उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऑटोनमस सी कोई चीज़ हो जाए जिस पे कोई इख्तियार ना रहे, कोई कंट्रोल ना रहे, तो वो चीज़ जो है वो ग्रो होती रहती है अनचेक्ड। हुँ, हम मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद जो है वो उसके बाद सेनेसेंस आती है, बुढ़ापा आता है और ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हुँ। ये ग्रोथ जो है डॉक्टर वो साहिबा, मैं आपकी अनचेक जी कथा कलामी करूँगी। आपकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी। हाँ, कुछ हाँ, ऑटोनमस हो जाए जिस पे आपका कोई इख्तियार ना रहे, और वो जी, बॉडी में ग्रो करता रहता है, के बाद आपकी आवाज़ गायब हो गई अच्छा। थी। नहीं, नहीं तो मैं अगर आप वो रिपीट कर थोड़ा देती हूँ। हाँ जी, जी। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि अगर जैसे कि इंसान का खुद का लाइफ साइकिल होता है, बच्चा पैदा होता है
ओके, आज इंटरनेट ने सोच लिया है कि वो I'm हमें sorry. You know सिखाना। what the thing? No, इंटरनेट मुझे बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वो शायद डिस्कनेक्ट हो ओ, जाता है। तो ओके ओके ओके। ये इफ मसला होता है। इफ इट्स एन So do you want me इम्पोर्टेंट to कॉल start डॉक्टर। then? No, no, I don't think it's important. It can be taken ओके later. ओके Can you ओके। hear me? Can you hear me? You आई know, कैन हियर यू you बट can आई hear me. कांट सी Okay. यू। आई Uh, कांट सी यू। that will have to be at your end, camera, because मेरी कैमरा। end से आप मुझे नजर आ रही है। Oh, Hmm. okay. All right. I I'm think in the Madiha. Okay, Madiha, can you please look into it? Dr. Shaba, I don't think either one of us can see you. It is so strange. I'm left alone today. सबीना का भी नहीं चल रहा और इंटरनेट। सबीना जी, मैं अकेली रह गई हूँ, क्या हो रहा है? आप म्यूट पे आज हैं। हाँ जी आज इंटरनेट का कुछ मसला मेरे ख्याल में डॉक्टर अजमीना के पास भी है। डॉक्टर साहब No, से I'm here. तो कॉल आ रही। there you are. Yeah, yeah. Okay, okay, okay. No, I had problem with my laptop, so I've logged in with my phone, and somebody's trying to call me, but that's okay. Yeah. So what we were talking about is that there is a life cycle of everything. Okay, every Yeah. living thing has a life cycle, and after that, the cells, the human, the living thing has to die, and the cells, the individual cells in the body also go through the same process. If for some reason the cells do not die and they keep on multiplying, तो एक जो है रसोली से बन जाती है, सेल्स की एक कलेक्शन हो जाती है, और वो सेल्स को हम फिर ट्यूमर कहते हैं। वो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है जो कि फैलने वाला नहीं होता है, और एक मलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि कैंसर होता है और फैलने वाला होता है। तो इन जनरल दैट इज़ व्हाट कैंसर इज़। इट्स किसी भी आज़ा में, किसी भी ऑर्गन में अनचेक्ड ग्रोथ जो होती है एक सेल की पॉपुलेशन की, वो हो जाती है, और उसके बाद वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जहाँ तक कि दूसरा सवाल आपका था कि क्या हम ग्लोबली एक ही तरह के कैंसर्स देखते हैं या हमारे मुल्क में और बाहर जो है वेस्ट में कैंसर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो देखें, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो चीज़ें, जो फैक्टर्स कैंसर को करवाते हैं, वो हमारे मुल्क में डिफरेंट हैं। जैसे कि पान, तंबाकू, छालिया। ओके, ये सब कॉन्टिनेंट का एक यूनिक कल्चर है। ठीक, और इससे रिलेटेड जो कैंसर होते हैं, जो मुंह के कैंसर होते हैं, जबान के होते हैं, हेड एंड नेक के कैंसर जो हम कहते हैं, ये यूनिक इस एरिया में हमारे एरिया में इंडिया होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं। चाइना में भी होता है, टोबैको चूइंग होती है, लेकिन ये हाँ। खास यहाँ के कैंसर्स हैं। अच्छा, फिर जो है स्मोक्ड मीट जहाँ खाने का रुझान होता है, जैसे कि आप क्वेटा की तरफ चले जाएँ तो, और या जहाँ अचार का इस्तेमाल और पुराना रखा हुआ मीट जिसको कहते हैं ड्राइड मीट, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो वहाँ कैंसर्स जो हैं वो स्टमक के कैंसर्स और एसोफेगस के जो खाने की नलकी होती है उसके कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। जहाँ हेपेटाइटिस होता है ज़्यादा, जैसे कि हमारे मुल्क में है हेपेटाइटिस, इतना हेपेटाइटिस बी और सी, उससे लिवर के कैंसर्स होते हैं। तो ये कुछ यूनिकनेस कुछ एरियाज़ की होती है। ठीक है। जहाँ स्मोकिंग ज़्यादा है, आप देखें ना, वेस्ट में ये हुआ कि उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है या अल्कोहल से कैंसर होता है, तो उन्होंने इन चीज़ों को, इन रिस्क फैक्टर्स को जो है वो कट डाउन करना शुरू कर दिया। अब स्मोकिंग जो है वो अमेरिका में काफ़ी कट डाउन हो गई है, मर्दों में ज़्यादा हुई है कट डाउन कंपेयर टू वुमेन, और वही चीज़ें जो हैं वो हमने अडॉप्ट कर ली है जो वेस्ट की चीज़ें थी। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लंग कैंसर ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल होती हैं, लेकिन इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो कि नंबर ऑफ केसेस पर 1000 पॉपुलेशन, वो पाए जाते हैं यूनिक इन एरियाज डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर एक्सपोज्ड टू। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो हम ये बार-बार सुनते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा मरीज़ अब हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो वजह ये है कि शायद अवेयरनेस हो रही है, तो इलाज के लिए भी लोग आ रहे हैं, या बड़े-बड़े अब अस्पताल बन गए हैं, लोगों को पता है यहाँ जाया जा सकता है, तो वो दूर-दराज़ के इलाकों से भी आ रहे हैं।
क्या इसकी कोई खास वजह है? ब्रेस्ट कैंसर हमारे इलाके में ज्यादा है या ग्लोबली ज्यादा है, मतलब है ही ज्यादा? देखिए अनफॉर्चुनेटली सानिया हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं है जिससे हम बता सकें कि एग्जैक्टली हमारे नंबर्स कैसे हैं, क्या है नंबर्स। सो ग्लोबली अबाउट 2.5 to 3 मिलियन केसेस जो हैं वो डायग्नोज होते हैं हर साल। कुछ स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान की शो हुई थी, उसमें बताया था, पिछले साल की थी। आई मीन कीपिंग इन माइंड कि हमारे यहाँ एक तो रजिस्ट्री कन्फाइंड है सिर्फ बड़े शहरों तक, ठीक, और उसमें भी डुप्लीकेशन बहुत होती है कि मेरा मरीज कहीं और जाएगा, तो वो उस वजह से डुप्लीकेशन भी नंबर्स में हो सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा, बताया कि तकरीबन 84,000 केसेस कैंसर के डायग्नोज होते हैं पाकिस्तान में हर साल, और उसमें हालांकि नंबर तो बहुत ज़्यादा है, 40,000 इसकी शरह अमवात है, मतलब 40,000 people die from breast cancer every year in Pakistan. Now this is the data, this was published last year 2019 का हम बता रहे हैं. So That's this is almost huge. 50%. 50% of the women. Then that brings us to the question is कि क्या breast cancer वहाँ different है या यहाँ different है ना? हाँ, का और इतना हमारे हाई मोर्टेलिटी। हाँ, इतनी हाई मोर्टालिटी, ठीक, विच इज, देखिए इसको ये भी हमें मद्देनजर रखना होगा कि मोर्टालिटी डिपेंड करती है स्टेज पे, कि जिस स्टेज पर आएंगे वो दैट स्टेज इज गोइंग टू डिक्टेट द आउटकम ऑफ द पेशेंट, ठीक। तो अगर स्टेज 4 में पेशेंट आ रहा है तो उसकी सर्वाइवल इज अबाउट 3 years एट द, मतलब ज्यादा ballpark, से ज्यादा। most हाँ, of the time, most of the time, there are some people who make it even up to 10 years, depending on the type that they have. So there are differences in the cancers, in the breast cancers that come to our part of the world, in Pakistan and India, compared to what is in US and UK and Canada. क्योंकि वहाँ तो अर्ली स्क्रीनिंग होती है, अर्ली डायग्नोसिस होती है, तो इसलिए वहाँ स्टेज 0 भी कैंसर डायग्नोज होता है और स्टेज 1 भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ स्टेज 3 और 4 की डायग्नोसिस ज़्यादा हो जो होती। डॉक्टर साहब ये स्टेज 3 और 4 में डायग्नोसिस तक पहुंच, मतलब यहाँ तक पहुंचने की वजह क्या? उससे पहले क्यों नहीं एहसास होता कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है? ये कोई हमारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, या ये हमारा जनरल हेल्थ की तरफ प्रॉब्लम है, या हमारा खवातीन की तरफ प्रॉब्लम है, ये रवैये हैं ऐसे? आपके एक्सपीरियंस में क्या आया कि सबसे ज्यादा बड़ा रीजन क्या है इसका? आई मतलब थिंक जब इसका, बंदा मरने वाला हो गया तो आप उसको ले आए अस्पताल। सो आई थिंक 3 बड़े रीजंस जो हैं वो है इलिटरेसी, कल्चर और इकोनॉमिक्स। तो हमारे एजुकेशन जो लिटरेसी लेवल इतना कम है, और आप देखें कल्चरली, आप जब भी कहें ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, so when you're talking about breast cancer, you're mentioning the word breast, and breast is a word which may be taboo to a lot of people. They don't want to mention the word breast और छाती का कैंसर, ठीक है, वो that is shameful for some people to say कि हम कैसे कहें। और फिर इकोनॉमिक्स, आप देखें ना हमारा सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो गया है, और पिछले 6-8 महीने में तो वो और डिट्यूरेट हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं विच ट्रांसलेट इनटू पीपल कमिंग एट सच एन एडवांस्ड स्टेज टू अस। और बहुत सारी औरतें होती हैं ना अपने आप को जो सेल्फलेस, हमारी ख़वातीन होती है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। एक खातून तो वो बेचारी की बेटी की शादी थी, वो खुद कपड़े सीती थी, तो कपड़े सी के जो है वो सिलाई कर करके अपने बेटी का जहेज जमा कर रही थी। अब उसमें उस दौरान उसके पैर सूज रहे थे, उसके कमर में दर्द हो रहा था, तो उसको सारा वक्त एट्रीब्यूट करती रही कि नहीं मैं इतना काम कर रही हूँ तो शायद इस काम की वजह से, एक्सर्शन की वजह से, तो उसने सब शादी वादी सब करवा दी। उसके बाद जो एक दिन वो उठ नहीं पाई बिस्तर से, उसके दोनों पैर माजूर हो गए। उसने कहा ये क्या हो गया? जब वो आई
तो उस वक्त उसका कैंसर बोन से फैल के उसकी रीढ़ की हड्डी के गूदे में चला गया था, जिसने उसके नर्व्स को कंप्रेस कर दिया था। और वो आई भी उस वक्त जबकि वो कंप्लीट, उसका जो हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो कम्प्लीटली डेड हो चुका था, तो उसको हम रिवाइव भी नहीं कर सकते थे। तो आप सोचें कि ये सिचुएशंस आपको कितनी सारी चीज़ें बताती है एक औरत के बारे में, कि वो अपने आप को एक तरफ रख के, अपने आप को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके, दूसरे की कंफर्ट के चक्कर में किस मरहले तक पहुंच जाती है। तो आई थिंक ये एक यूनिक चीज़ है जो कि हमारी ख़वातीन के बारे में है। फिर वो बोझ नहीं डालना चाहती कि अब शादी हुई है बच्ची की, अब कोई प्रॉब्लम ना हो उसे, ससुराल में कोई ना कहे कि माँ को कैंसर हो गया है, तो सबसे छुपाना है कि बाकी बच्चियों की शादी नहीं होगी, उसको ससुराल में ताना होगा। So you see these kind of situations, it's not, when I do medicine, it's less to do with medical sciences than social sciences. Yeah. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्योंकि एक और भी चीज़ मैंने देखी थी डॉक्टर साहबा, आपके आपके ही पेशेंट थे वो, और मैं भी उस वक़्त आपके क्लिनिक में ही बैठी थी। जहाँ पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं, अटेंडेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि पेशेंट को नहीं बताना कि कैंसर है। उनसे मत कहना कैंसर है, वो डर जाएँगी, उनको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे में मतलब पेशेंट या तो वाक़ई समझने की सलाहियत नहीं रखता, या ऑलरेडी इतना खौफ है, या उनकी समझ इतनी कम है कि आप उनको नहीं कह सकते कि कैंसर है। आप हाउ एज़ डॉक्टर्स आप कैसे इनको समझाते हैं? भाई ये तो कोई 1, 2, 5 दिन का इलाज तो नहीं है। ये तो that's सालों right. पे मुहीत हो सकता है, और खुदा ना खास्ता अगर सीवियर है, लेटर स्टेजेस है, तो बहुत सीवियर हो सकता है। डॉक्टर पेशेंट को कैसे समझाए कि उसको क्या है, और अप्रोच क्या होनी चाहिए, और पेशेंट की अप्रोच भी क्या होनी चाहिए? ये जो खौफ है कि कैंसर हो गया। So ये ना सारा पर्सनल फियर्स के साथ रिलेटेड होता है। इफ यू आर fearful, if you are yourself apprehensive and not comfortable with the whole idea, then you will not be able to manage it विथ योर फैमिली। तो मेरे पास आते हैं, मेरे खुद के अपने क्लोज रिश्तेदार हैं जो कहते हैं कि नहीं बताना है, और वो खुद इतनी खौफ ज़दा होते हैं। और फिर आई टेल देम कि अच्छा आप मुझ पे छोड़ेंगे, आई विल टेल इट टू देम जेंटली, दे डोंट वांट मी टू यूज द कैंसर वर्ड, व्हिच इज फाइन, यू नो, व्हिच इज फाइन, बट दे हैव टू बी एक्सप्लेन कि अच्छा आपको बीमारी है और हम इसका इलाज करेंगे, एंड वी ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। तो आपको नहीं लगता कि पेशेंट को पता होगा कि वो इतने भरे वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, आधे लोगों के हाँ, बाल, आईब्रोज नहीं है, तो वो कोई मतलब कोई मार्स पे तो नहीं आए हैं ना सैर करने के लिए, वो एक ऑन्कोलॉजी के क्लिनिक में आए हैं, और हम समझते हैं उन्हें नहीं पता है, लेकिन उन्हें पता होता है। वो आई थिंक वो सुनना नहीं चाहते, वो सुनाना नहीं चाहते अपने फैमिली मेम्बर्स को, पर मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट नो कि उनको क्या हो रहा है, एंड दे आर, जब हम लोग बात करते हैं, जिक्र करते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं, तो दे टेक इट क्वाइट वेल, दे डोंट टेक इट एज बैड एज द फैमिली थिंग्स दैट दे विल टेक इट। सो हुँ, आई थिंक ये अच्छा, और दूसरा ये क्योंकि वो होता है ना सब कि जी जी जी, नहीं, और प्लीज गो क्योंकि अहेड। गुज़र तो खुद पे रही होती है ना, आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड तो नहीं होते। कुछ तो आपको एहसास होता है देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, या कुछ नॉर्मल नहीं है। और ये कितनी डिसऑनेस्टी है कि मैं पेशेंट की आंख में आंख डाल के और उसे कहूँ कि आप मेरे लिए, मेरे पास आए हैं, मैं इस इन्फेक्शन को ट्रीट कर दूंगी। सो दैट्स व्हाट दे वांट मी टू टेल द पेशेंट, आप इनसे कहें इनको इन्फेक्शन है और हम इनके इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है, यहाँ की प्रैक्टिसेस कल्चरली डिफरेंट है। आप वेस्ट में देखें ना, तो वहाँ पर हर इंसान इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना पोर्टफोलियो, अपना बैंक अकाउंट्स, अपनी सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअली रखता है। तो वो हुँ, पेशेंट जानना चाहते हैं कि इसके बाद वो किस तरह से अपना प्लान आउट करे, और किस हुँ, तरह से जो है वो अपनी एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बैलेंसेस को, जो कोई भी मैटर्स हैं, वो उसको क्लियर आउट करे।
तो वेस्ट में लोग जो हैं दे आर मोर क्या willing to accept this, to listen. In fact, they demand that कि इनकी diagnosis क्या है, इनकी prognosis क्या है, outcome क्या है, cost issues क्या होंगे, क्योंकि वो खुद handle कर रहे होते हैं. और हमारे यहाँ इतनी डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर वो खवातीन हैं तो वो डिपेंडेंट हैं, अगर बुजुर्ग हैं तो वो डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल. और कोई इंश्योरेंसेस नहीं है, कोई कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो शायद ही किसी के पास होती हो. तो या यू राइट कि ये इतनी जो ये दूसरे पे जो इन्हिसार है, इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब आप इलाज भी करवा रहे होते हैं, ये बड़ा मेरे जहन में हमेशा ही सवाल बहुत ज्यादा आता है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने बहुत वॉलंटियर किया शौकत खानम में भी बच्चों के साथ, और कभी-कभी क्योंकि हम तो ज़ाहिर है अनाड़ी हैं और डॉक्टर्स तो नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है और शायद उतना रेगुलरली हम नहीं पेशेंट्स को देखते, बट इट्स ओवरवेलमिंग. मतलब वो बहुत जो वॉलंटियर्स जाते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. मैंने कुछ सपोर्ट ग्रुप्स के साथ भी, ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बात करना उनसे. इट कैन बी ओवरवेलमिंग. जो आपका अटेंडेंट है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपके दोस्त हैं, इवन वॉलंटियर्स जो सिर्फ आपको इंगेज थोड़ी देर रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए आते हैं. कहानियां सुनाती थी मैं बच्चों को. इट कैन बी सो डिफिकल्ट, बिकॉज आप एक स्पेल में आप गए हैं, वो बच्चा है और अगले स्पेल में शायद वो नहीं होगा, तो जो अटेंडेंट्स हैं या जो वॉलंटियर्स की मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो वॉलंटियर, और वो जाते हैं और लोगों से बात करते हैं. डॉक्टर्स भी, सम डॉक्टर्स आर जस्ट नॉट काइंड, यू नो व्हाट आई मीन. दे आर वो इतना ज्यादा स्पेसिफिक और इतना पेशेंट शायद वो हैंडल करते हैं और डील करते हैं कि उनके लिए उस बात की कोई अहमियत नहीं रहती है. जैसे अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, व्हेन माय फादर पास्ड अवे, द टू यंग डॉक्टर्स जो उनके प्रोफेसर थे, वो इतने अच्छे थे, वो इतने काइंड थे कि मतलब मैंने बिल्कुल अपने जाते हुए वालिद को मैंने ऐसे करके उनकी गोद में दिया था कि वो उनको बच्चे की तरह वो संभाल लेंगे. ही वाज सो गुड, गॉड ब्लेस हिम. मगर उनके साथ जो यंग डॉक्टर्स थे, when my father had passed away, they were standing right next to his bed and laughing, and I will never forget that, and I will never forgive them. I will never be able to forgive them. तो जब So that हम डॉक्टर्स no, that is unacceptable. That is completely unacceptable. But I will tell you something. What happens is, after you are in this, मैं खुद बताती हूँ कि when I start off my day, I'm the most pleasant person. But as the day passes, and as I have repeated questions for the same answers that I have given 10 times, it becomes exhausting for me. Okay, so then by the end of the day my personality changes. Okay, I try to keep a smile on my face, and what keeps me going is the fact that I am the privileged one. I'm at the giving end where I can help them, and I don't know how the volunteers do it, because देखिए ना, जब आप volunteer करते हैं तो there's nothing tangible that you're getting out of it, right? And the thing that I'm getting out of it is an end result, that I'm seeing changes in I'm seeing the outcome. I'm seeing the positive outcome. So I'm getting the feedback of it, right? So when I look at a person, I look at the disease process, and I look at my ability to change the course of the disease and to make it better, right? So for me, the objectives, it keeps me focused. और आई डोंट नो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं वॉलंटियर, बिकॉज मैं बताती हूँ, व्हेन आई डिड माय फेलोशिप एंड वी हैव टू स्पेंड सम टाइम इन द पीड्स वार्ड, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं रो के वापस आती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू सी माय चिल्ड्रन इन दोज प्लेसेस. And now that I've spent 20 years working and my children are grown up, अब मुझे, मैं जब 20 साल का बच्चा देखती हूँ तब मुझे बच्चे उसमें नजर आते हैं, and I can't handle it. So it all depends on what your emotional quotient is. एक IQ होता है, एक EQ होता है.
So I think you have to keep a balance of your EQ and your IQ. Like I said, medicine is less of a science. After so many years, it's more of an art, a social art. It is. It is. Dr. Saab, do you It all you people, is. क्योंकि आप It is. इतने डिफिकल्ट केसेस देखते हैं और इतना आप इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं, आप लोगों को थेरेपी के लिए जाना चाहिए और यू नो अदर काइंड ऑफ समथिंग रिक्रिएशनल. Recreational, yeah, we do it. We have our own therapeutic hobbies, you know. I हाँ. cook, I work out, I'll do yoga, you know. I give time to myself for that half an hour or 1 hour of the day. So I meet my friends, I catch up with my family, my parents. So I think and I think I keep on telling people that you have to live your life in the moment to its fullest. Okay, the most important person is you right now because I'm talking to you. Everything else is secondary. But when I'm off this, then that person or that task should be my primary. Should. So I think one can keep sane by compartmentalizing their work, their home, their hobbies, their own personal life. Like लोग मुझसे मांगते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपका फोन नंबर. मैं कब, but I'm working 10 hours a day. You know, rest of that I'm not working. If I don't have my white coat on, I can't think. So don't call me. हाँ. No, तो I think ये they're okay. We don't need, at least I don't need therapy. I don't think so. I can do therapy. I'm just thinking, do doctors need to go to therapy? I'm just thinking, 10 hours of dealing with disease and pain, and I don't know, should they? But no, but we are delivering care. We are at the giving end. The So mindset is that completely feeling itself, different. that feeling itself is keeps you so elated. But there are times, you know, that we can't do much. We have exhausted all our treatments, and we have young patients who leave us, and that becomes very taxing on our minds and our emotions. Uh, uh, but see, we do the best that we can in the capacity in what is available here. फिर ये है कि there are factors, there are certain situations where the patient is not supposed to do well. They are destined to do poorly and they'll do well. So जो है इंसान कोशिश करता है, लेकिन जहाँ अल्लाह ने सही रखना होता है वो सालों तक सही रखता है. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर साहब, आपको अपने फील्ड में सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है डीलिंग विद पेशेंट्स, एंड सबसे मुश्किल क्या होता है? मुश्किल जब मेरे पास यंग पेशेंट्स आते हैं और स्टेज 4 डिजीज के साथ आते हैं और वो खुद अपने आप को इस स्टेज पे पहुंचाते हैं बिकॉज ऑफ इंडल्जिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ रिक्रिएशनल बैड हैबिट्स, वो मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत दुख होता है. यू नो, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों की वजह से, और हमारी जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, जिन तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करती है और फिर उसके बाद मुंह के कैंसर्स, हेड एंड नेक के कैंसर्स आते हैं, वो बहुत तकलीफ दे होते हैं. बाकी वो ख़वातीन, जैसे मैंने कहा, आपको एग्जांपल दिया था कि अपने आप को निगलेक्ट करती हैं, अपने आप को डिनाई करती हैं अपनी फैमिली के पीछे, और फिर प्रेजेंट करती हैं कि जब बहुत तकलीफ़ में होती हैं कि उनका इलाज किया जाए, तो बहुत अफसोस होता है कि इनका कोई देखने वाला नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि ये इस अपने आप को they drive themselves to this point that they become helpless in the end and are completely relying on somebody else to take care of. जो सारा जिंदगी दूसरों का ख्याल रखती रही, अब ये जो है मोहताज हो गई, तो वो दुख होता है. फिर मैं कहती हूँ, माँ क्यों इस तरह से ना, तो कहता हमें क्यों डांट रही? मैं कहा डांट नहीं रही हूँ, मैं आपके लिए कह रही हूँ कि क्यों. हेल्पलेसनेस कितनी होती होगी ना, कि ये कुछ एक साल पहले भी शायद मेरे पास आ जाता, कुछ महीने पहले भी मेरे पास आ जाता, तो यू नो
मेरे पास नहीं, किसी के पास भी चला जाता, हाँ, किसी तो के पास भी इलाज, चला, कहीं मेडिकल हेल्प ले लेता। तो डॉक्टर साहब, एक मैं जब अपनी वालदा के उसके इलाज के लिए सब यहाँ वहाँ हमारे धकेले हम फिर रहे थे, तो मुझे खातून मिली जो अप नॉर्थ से आई हुई थी, एंड आई एम श्योर वो उनकी उम्र काफी कम थी, जितनी वो लग रही थी उससे उनकी उम्र काफी कम थी। उनके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक ट्यूमर था, मैंने कल भी उसका जिक्र किया था, और वो सिर्फ पश्तो बोलती थी, उनको कोई, उन्होंने शहर भी शायद पहली दफा देखा था, और उनका शौहर पूरी बेचारे कोशिश कर रहे थे कि वो उनको मशीन के अंदर भी ले जाने में मसला हो रहा था, क्योंकि वो डर रही थी, उनको कोई और जबान समझ में नहीं आ रही थी। वो उन्होंने मुझे पश्तो, मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। तो उन्होंने मुझे पश्तो में समझाया, जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं ऐसे ऐसे मेरे सर में होता है। एक ऐसा पेशेंट डॉक्टर साहब जो अपना अपनी कंडीशन आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सक रहा, उसको आपकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही, और वो जो पूरा साइंटिफिक फिनोमेना है, जो पूरा बीमारी का फिनोमेना है, वो समझने से बिल्कुल मतलब कहीं करीब से भी नहीं गुजरेगा ना, और उसका अटेंडेंट भी जाहिर है वहीं से आया है। ये किस कदर इम्पोर्टेंट बात है कि, और ये ऐसे ही पूछ रही हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी है, अगर वो डॉक्टर के पास चला गया, फिर रेडियोलॉजिस्ट भी उसको डांट रही थी बेचारी को, बिकॉज आई एम श्योर शी हैड 100 पेशेंट्स, और वो किस तरह उसको समझाए कि तुम सीधी लेटो और मत हिलो मशीन के अंदर। तो जब इस तरह के हालात हों और इस लेवल पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हों, आप वेयर वुड यू स्टार्ट? सो यू स्टार्ट विद अ ट्रांसलेटर। सो वी हैव, हाँ, तो हमारे पास इंटरमीडिएट ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक हमारे सवाल, क्योंकि कभी कभार वो सवाल अगर अगर हम उसके अटेंडेंट से करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही उसको फ्रेज करें। सो वी हैव ट्रांसलेटर्स, interpreters in the middle who will carry out these translations for us or specifically। और फिर जो है ये बहुत ज़रूरी है, देखें 80% जो हमारा काम होता है, जो डायग्नोसिस होती है, वो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से मिलती है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आई थिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स जहाँ की ज़बान का और आर्टिकुलेशन का मसला है। तो बाकी चीज़ें जो फिर वो हम कॉम्पनसेट कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से और टेस्ट से। और अगर बहुत मुश्किल हो रही है उसको रेडियोलॉजी में, तो फिर कभी कभार हम सेडेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, सेडेट करके और फिर टेस्ट कैरी आउट करते हैं। तो हाँ, ये होती है सिचुएशंस। और हाँ, अगर एक इंसान को 5 बजे तक 40 MRIs करने हैं पूरे क्या टेक्नोलॉजिस्ट करे को, वो? तो वो किस तरह से वो करेगा ना। सो एट एवरी एंड वी विल हैव टू फैक्टर इन द लिमिटेशंस दैट पीपल सफर। हाँ, डॉक्टर साहब, जब ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं और इतना लंबा और तवील इनका ये इलाज होता है, अम, क्या सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज आप देखती हैं कि इन पेशेंट्स में डेवलप हो रहे हैं या हो सकते हैं? थक जाते हैं ना जब ये क्रॉनिक इलनेस होती है, स्टेज 4 की होती है, हर 3 हफ्ते ट्रीटमेंट लगाना होता है, किसी को इंजेक्शंस लगाने होते हैं, so that we can just maintain and stabilize that disease in that stage। तो हमारे पास देखिए, कैंसर का इलाज ना एक सिंगल इंसान नहीं कर सकता। ऑन्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि हम अपने रेडिएशन डॉक्टर, सर्जन से, हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उनसे मदद लेते हैं। फिर हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, नर्स नेविगेटर्स होते हैं, उनकी मदद के साथ लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ जो है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है, ये एक टर्शरी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये सीरियसली लैकिंग है दूसरी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें। लेकिन जो उसमें कॉम्पनसेट हो जाते हैं वॉलंटियर्स की तरह, जैसे आपने बताया कि वहाँ वॉलंटियर्स होते हैं, दूसरे जो है फैकल्टीज़ आके अपना कंट्रीब्यूट करते हैं वक्त, टाइम। तो ये इस तरह से हम मैनेज करते हैं। फिर इनको हम
भेजते हैं, उनकी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स में ये अपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, अपने एक दूसरे से नोट्स शेयर करते हैं, फ़ोन नंबर्स शेयर करते हैं एक दूसरे से, सो दे फील कनेक्टेड बिकॉज दे शेयर द सेम प्रॉब्लम्स, द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम। symptoms, and sometimes they come up with all kinds of alternative ideas and ways to address their symptoms. So it's a learning experience for us, it's a learning experience for them, and it takes a whole village to treat cancer, not only Oh from yes, our part but also from the part from the family side, उनकी उनकी friends, इनका support जो है वो बहुत ज़रूरी होता है उनकी mental health absolutely, को maintain करने के लिए. absolutely. सपोर्ट ग्रुप्स की आप बात कर रही थी डॉक्टर साहबा, तो I used to go to support breast cancer survivor support groups, and the kind of humor, Mhm. जिस तरह का मिजाह वो इस्तेमाल करती थी खवातीन, उनमें से एक हमेशा एक होती है जो लीडर होती है सबकी ना, वो सबको बता रही होती है, वो सबसे एक्सपीरियंस्ड होती है, वो सबको बता रही होती है कि बाल गिरे तो क्या करो, विग कहाँ से मिलेगी, मेकअप कैसे करो, अपने आप को कैसे, और सब मजाक कर रहे होते हैं। वो बाज दफा अपनी बीमारी के बारे में भी मजाक कर रहे होते हैं, और जो देखने वाला होता है वो थोड़ा सा डर जाता है कि नहीं, this is politically incorrect, you can't joke about it, you can't joke about it, but वो इतने आराम से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, मिस्टेक्टमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ह्यूमर, और ये जो इनके अंदर एक अलग तरह का, क्या कहना चाहिए, एक स्ट्रेंथ जो पैदा होती है, आई डोंट नो और कैंसर पेशेंट्स में भी होती है या नहीं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में तो मैंने देखा है कि दे बिकम रियली Bold. यू नो Bold. yes, Bold and beautiful. yes, that is the word, that is the word, that is the word, and I just, और मैं हमेशा उनको सुनकर सोचती हूँ, काश ये कैंसर से पहले हो जाते और अपने आप से इसी तरह कनेक्ट करते और अपने आप को इस तरह देख पाते जैसे ये अब देख रहे हैं, यू नो। तो वो सपोर्ट ग्रुप्स की जो आप बात कर रही हैं, वो इतना दिस कॉमराडरी, दिस लिसनिंग टू ईच अदर, एक दूसरे की बात सुनना, ये डॉक्टर्स के साथ भी है वैसे डॉक्टर साहबा, कि आपका तो मुझे पता है, यू टेक आवर्स व्हेन यू आर सिटिंग आउटसाइड, यू आर थिंकिंग बहुत सिवियर पेशेंट आया है डॉक्टर साहबा के पास, ये कितनी देर से अंदर है पेशेंट, पता चलता है आप सिर्फ उनको कह रही थी कि आपको कुछ भी नहीं है और आप बिल्कुल ठीक है, आपके सारे टेस्ट क्लियर है, बट यू टेक दिस लॉन्ग टाइम टू लिसन टू द पर्सन हु इज देयर, हु इज कम टू यू, मगर डॉक्टर्स सुनते भी नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, या जो भी, या इतना सुन चुके हैं वही, ये सुनना किसी को कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब। मैं बीमार ही होंगी तो आपके पास आई हूँ ना, अब ढोकले खाने तो आए नहीं जो मैं आऊंगी किसी दिन, मैं और सबीना जी दोनों आएंगे So, so the thing is कि Sania, I'll tell you, most of the time it takes about first 2 minutes to be able to diagnose कि patient के साथ क्या हो रहा है, ठीक है? Sometimes it takes 30 seconds to diagnose. Because after so many years, अगर आपको पता नहीं चल रहा उन first 5 minutes में, तो फिर आप अपनी डिग्री वापस दे दें, ठीक है? तो इतने हाँ, सालों बाद you know in the first few minutes what you're handling and what you have come across. The next 15 minutes is either counseling या आप अपनी फीस हलाल कर रहे होते हाँ, फिर भी मरीज कहता है डॉक्टर साहब आज आपने मुझे टाइम देना है आज आपने मुझे बस सही से टाइम देना देखना है। है, हाँ मुझे सही तो से साहब देखना आपके पास भी वो पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कुछ लिख दें, कोई दवा लिख दें, कुछ तो लिख है। दें, ऐसे ये हमारे यहाँ मेडिकेशन का इतना शौक क्यों है लोगों को कि दवा दे दें, बस किसी चीज की दवा दवा दे दे दें। दे हाँ सो द थिंग इज कि एक दफ़ा जो पेशेंट आए थे और मैंने उनको कोई टैबलेट्स लिख, अब जो है हमारे पास नॉवल थेरेपीज आ गई हैं, टारगेट थेरेपीज हम्म, आ गई हैं जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में होती है, और लोगों को पता नहीं चलता कि 5 मिलीग्राम में और 200 मिलीग्राम में फ़र्क इसलिए है कि पोटेंसी डिफरेंट होती है।
तो किसी को मैंने ऐसी दवाई जो है किडनी के ट्यूमर के लिए लिखी थी जो कि 5 मिलीग्राम की थी। तो बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा इतना बड़ा कैंसर और इतनी सी गोली। तो मीन हाँ, जितनी चाहिए इसलिए उतनी ही तो दूंगी, ज्यादा क्यों दूंगी? हाँ, तो ये भी कम अक्रॉस ऑल दिस। तो उनको फिर ये भी हम कहते हैं ना चूंकि कि हर बड़ा चीज डॉक्टर कब आएगा? आप फिर अब जब क्या, मैं कर लेती तब फिर कहते हैं वो बड़ा डॉक्टर कब आएगा? बड़ा डॉक्टर कब आएगा जो हाँ, बताए बड़ा कि कितनी डॉक्टर बड़ी बीमारी है, फिर बड़ी सी आपके गोली साइज में, दे हाँ, साथ। साइज में और छोटी है। इसी इतना इतना मिसकंसेप्शन अबाउट डिजीजेस, और जाहिर है हमारे यहाँ डॉक्टर्स को ट्रस्ट करने का भी प्रॉब्लम है। हम सब समझते हैं डॉक्टर सुनता नहीं है, ये तो अपने, वही जो आप कह रही थी, ये तो बस अपनी फीस लेते हैं, इनको तो पैसों से मतलब होता है। ये भी एक बन गया है ना, बिल्ड हो गया है, क्योंकि हम बिल्कुल मेडिकल साइंसेस के साथ, बायोलॉजी के से बिल्कुल बेबहरा हैं हम। मैंने देखा यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर की बात नहीं समझ में आ रही होती, क्योंकि बेसिक बायोलॉजी नहीं आती, बेसिक बॉडी के बारे में नहीं पता होता कुछ भी उनको। तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहबा, बिकॉज मैं अपने स्कूल की वजह से भी पूछ रही हूँ, हम्म, स्कूल की वजह से भी पूछ रही हूँ कि कितना जरूरी है कि हम बच्चों को ह्यूमन बॉडी के बारे में, डिजीजेस के बारे में, बगैर खौफ और डर के, बगैर उनको उनकी बॉडी से डराए हुए, उन्हें शर्मो हया में के उसमें डाले हुए, मुश्किल में डाले हुए, हम उन्हें उनकी बॉडी के बारे में, उसके प्रोसेसेस के बारे में बताएं, सिखाएं। और इसका हमें आप लोगों की लेवल तक पहुंचते पहुंचते, मतलब पेशेंट जब तक आपके पास आता है, हमें इसका क्या फायदा आपके ख्याल में हो सकता है? I think Sania, compared to the education system that we went through, the हम आज का education system जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, और बच्चे बॉडी के बारे में बहुत उनकी एक्सेप्टेंस है compared to what was in our times. तो दे आर हम्म, क्वाइट वेल अवेयर। और जब हमारे पास भी आते हैं तो आई थिंक ये बायोलॉजी ना हो सीखने की वजह से कोई लिमिटेशंस नहीं होती, एक माइंडसेट के साथ आते हैं। हम्म, माइंडसेट के साथ आते हैं कि नहीं ये तो पहले से ही उन्होंने वो कर लिया होता है, डिसाइड कर लिया होता है कि डॉक्टर बुरा है, डॉक्टर ने पैसे हम्म, कमाने हैं, और ये अगर आपसे नंबर दे रहा है किसी का दवाई लेने के लिए तो ज़रूर इसका इसमें कट होगा। हम्म, इसलिए कि हम डिसऑनेस्ट कौम है ना, हम कौम ही डिसऑनेस्ट है। आप बताएं ना, हर जगह तो डिसऑनेस्टी होती है, हर बिल्कुल। हर हर लेवल पे डिसऑनेस्टी होती है। तो फिर हम भी तो वही उसी माशरे का हिस्सा है ना। हम्म, तो डॉक्टर को वो क्यों समझे कि दे आर अबव दीज डिसऑनेस्ट जो है ट्रांजैक्शंस। तो वो भी हमें हम्म, उसी जुमरे में लाते हैं। तो हम्म, ये है कि हमने अपना काम करना है ऑनेस्टी के साथ, अपनी जो साइंस है, जो नॉलेज है, जो डेटा है, जो कि हम अपने आप को वक्तन फ़वक्तन अप टू डेट करते रहते हैं उसके साथ। हम्म, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है? फिर सामने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करता है, सबका अपना-अपना ज़र्फ़ है। हम्म, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को हम्म, चेंज कर सकते हैं, आप सामने वाले को चेंज नहीं करते। हम्म, हम्म। डॉक्टर साहबा, ये आपने बताया कि वो अब इलाज इतने मुख्तलिफ तरीके के हो गए हैं, आप लोग अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं, नए नए तरीके के इलाज आते रहते हैं, उनको आप लोग बेहतर समझते हैं। हम हमें आप एक्सप्लेन भी करेंगे तो शायद हमें समझ में नहीं आएंगे। अ, हुँ। क्या अम, इनसे कैंसर के ट्रीटमेंट की जो तकालीफ हैं, जो मसलन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो और मुख्तलिफ तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या उनमें कोई कमी आई है या कमी आ रही है, देखने में आई है? जी, जी, सर्टेनली, सर्टेनली बहुत सारे कैंसर्स जो हैं, जैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट थी, जब मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट थी,
तो हमारे पास जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग की दवाएँ इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे पास पेशेंट्स बेसिल लेके जो है उल्टियाँ कर रहे होते थे। हमारे पास एक आध दवाई होती थी, मोटिलियम, मैक्सिलॉन होती थी। अब हमारे पास उसी नोज़िया, वॉमिटिंग के लिए 4-5 दवाएँ हैं। तो 99% लोगों को नोज़िया नहीं होता है। इसी तरह से कुछ कैंसर की दवाइयाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस ने इतनी तरक्की की है कि एक कैंसर होता है लेकिन उसकी कई सब टाइप्स होती हैं और हर सब टाइप की ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है। तो ट्रीटमेंट भी जो है वो स्पेसिफिक हो गई, बजाय कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑगमेंटन की तरह हर चीज़, बुखार का इलाज ऑगमेंटन नहीं है, इसी तरह से हर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक ही दवाई नहीं है। वी हैव मतलब 20 डिफरेंट मेडिकेशंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर और हर मरीज में जो है अब उसकी एक यूनिक फॉर्मूला जो है उसके लिए चॉक आउट होता है, जो उसके लिए इस्तेमाल होता है। कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ इतने कन्वीनियंट हो गए हैं कि वो अब स्किन में लगाए जा सकते हैं इंजेक्शंस। तो जो है वो टारगेटेड थेरेपी जैसे हम उसे कहते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस आ गए हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है और सर्वाइवल भी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे ना जिनके पास जिनके साथ और भी दूसरे मेडिकल इश्यूज होंगे, मसलन एज के साथ, या अब तो बच्चों में भी डायबिटिक हो सकते हैं, वो हाइपरटेंस हो सकते हैं, उनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। तो जब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास मैं गई हूँ, तो क्या वो अकेले ही बाकी सारी चीजें भी हैंडल करेगा, या फिर वो पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो जो पहले से मेरा फिजिशियन है वो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होगा, या बाकी दवाइयों को फिर हम, या बाकी बीमारियों को हम कैसे मैनेज करेंगे? वो चली तो नहीं जाएंगी ना, या उन पे भी एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, उन पे खराब असर हो सकता है? तो हाँ, वेरी ट्रू। सो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे डायबिटीज़, हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है जो कैंसर में मुब्तला है, और ये हमारी हर चीज़ को हम कहेंगे कि कॉम्प्लिकेट कर देता है। जहाँ सर्जरी के बाद ज़ख्म होते हैं वो यूजुअल टाइम से डबल टाइम लगाते हैं क्योंकि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ नेग्लेक्टेड होती है। हम उनका टेस्ट करवाते हैं तो वो एक दिन टेस्ट करते हैं, कहते हैं 100 आया था, ठीक था हमारा शुगर। ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि ये एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम्म। फिर हम महीने वाला शुगर करवाते हैं तो बहुत इतनी स्काई हाई होती है। उनके लिए भी ये होता है कि ये नहीं, कैंसर के साथ ही हुआ है। तो हम्म। जी बिल्कुल होता है, जो डायबिटीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों के कार्डियक इश्यूज़ होते हैं जिसमें बाईपास भी हो चुका होता है, स्टेंट भी डल चुका होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो उनमें हम उनके कार्डियोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट जो भी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटेड रखते हैं और हम उनसे ख़ास तजवीज़ करते हैं कि नहीं, हम कैंसर का इलाज करेंगे लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं तो हमारी दवाइयाँ आपके लिए ज़्यादा मुज़र हो जाएँगी। तो इसको हम साथ-साथ उनके साथ कोऑर्डिनेटेड रखते हैं। बाकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि किडनी फंक्शन से, लिवर फंक्शन से, हर चीज़ को कंसिडर करते हुए उसकी डोसेज एडजस्ट करते हैं। कभी-कभार हमें ओमिट भी करनी पड़ती है अगर कोई कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, हार्ट फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है तो। डॉक्टर साहबा, हमसे किसी ने पूछा, इतना लंबा सवाल है कि ऐसे होता है, हमको पता नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लंबा सवाल है, उनका शायद लुबे-लुबाब सिर्फ ये है कि हमें कैसे पता चले कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं है, जो भी पेशेंट के साथ अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीयू में होता है पेशेंट, तो आप उसको देख भी नहीं सकते, आप उसके पास भी नहीं जा सकते। तो हमें किस स्टेज पे पता चल जाए कि अच्छा ओके, ये डॉक्टर इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस, या ये ट्रीटमेंट is not working for us? I think talking on behalf of the doctors community, Hmm. very difficult to say that. ठीक? और ये डॉक्टर अकेला नहीं होता है, हमेशा एक टीम होती है और आईसीयू में एक डॉक्टर हमेशा कभी नहीं होता। Hmm. उसके साथ
नॉलेजिस्ट भी होता है, इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर होता है, जनरल डॉक्टर होता है, तो ये सारे मिल के जो है वो इलाज कर रहे होते हैं और इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट इन सब लोगों ने किसी तरह की मिस्टेक की है जिसकी वजह से आप उसको नेग्लिजेंस कह सकते हैं। तो यूजुअली मैं कहूँ लोग एक माइंडसेट के साथ ज़रूर होते हैं, वो शुरू से ही अगर डिस्ट्रस्टफुल होते हैं और खुद इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं तो वो दूसरों को भी इसी तरह से समझेंगे। देखिए अगर आपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया है तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसके शोल्डर्स पे होती है। ऑल्दो यू नो हमने सारी बात बड़े अच्छे ह्यूमरसली ली है, बट आपको पता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है प्लान करने की। जब आप क्रॉस रोड्स पे होते हैं, डिलेमा होता है आपके पास कि मेरे पास ऑप्शंस हैं एंड व्हाट इज द ऑप्शन दैट विल बेस्ट सूट माय पेशेंट। आई डोंट नो व्हाट बेस्ट इट विल बेस्ट सूट माय पेशेंट, ठीक है, but I have to use my best judgment, my clinical evidence, the data and the research. It may or may not work for him or her, but so if you have backed it with your science, with your best intelligent judgment, with your अच्छा हमारे ट्यूमर बोर्ड्स भी होते हैं जहाँ अगर हम डिलेमास में होते हैं तो अपना डिस्कस करते हैं केसेस, we call our friend, so call a friend and we get an opinion. So I think काफी checks and balances होते हैं, unless कि आप completely negligent हो और आपने उसको disregard कर दिया हो और आपने उसको attention ना दिया हो, which and then they can always switch, you know, I get a second opinion. वो समझते हैं कि कैंसर डॉक्टर की वजह से बढ़ा है, ठीक है, वो कभी कहते हैं मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ये दवाई देंगी तो इसमें कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा, ये दवाई कैंसर को बढ़ा तो नहीं देगी। मैं कहती हूँ कि दवाई कैंसर को नहीं बढ़ाएगी, ये दवाई काम नहीं करेगी, ये हो सकता है, और हो सकता है कि कैंसर और इससे तेज रफ्तारी से बढ़ रहा हो कि हमारी दवाई उसको कैच अप ना कर पाए। बट कैंसर तो बढ़ ही रहा है। हाँ, इट्स नॉट गोइंग टू फ्यूल द कैंसर फायर कि कीमो से जो है वो बढ़ गई आपकी बीमारी। इतना डेस्परेटली चाह रहे होते हैं ना अटेंडेंस, आपके लव्ड वंस कि कोई रीजन मिल जाए कि हमें हमें किसी तरह समझ आ जाए कि हम ये हेल्पलेसनेस किस चीज पे पिन करें। तो कभी वो कोई कैंसर का रीजन ढूंढ रहे होते हैं, कभी वो डॉक्टर को ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी वो मेडिकेशन को ब्लेम कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स मोर ऑफ दिस जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है कि आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेशेंट के लिए, या आप उसकी तकलीफ को कम नहीं कर पा रहे। तो यू थिंक इट्स कमिंग, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैंसर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो जाता है डॉक्टर साहब, ये बहुत पूछते हैं ना लोग कि कैसे हो जाता है, क्या गलत किया था हमने, इन्होंने क्या। ब्रेस्ट कैंसर में जैसे मैं जितनी भी कैंपेन्स में मैं गई, अवेयरनेस कैंपेन्स में, उसमें यंग गर्ल्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पूछते थे कि चोट लग जाने से हो जाता है, किसी खास कलर का अंडरगारमेंट पहनने से हो जाता है। ये सारी मिथ्स भी आपको इतनी मिस इन्फॉर्मेशन जमा की हुई होती है, आपने इधर से सुनी उधर से सुनी कि वो चाह रहे होते हैं जानना कि क्या रीजन, हम क्या कैंसर का कोई रीजन बता दें हमें। कोई तो एट्रीब्यूट कैंसर तलाश। कुछ कुछ तो कैंसर का क्या रीजन बता सकते हैं आप किसी को डॉक्टर साहब? तो सानिया जैसे हमने बताया कि अगर हम जनरल कैंसर्स की बात करें, जैसे पहले था कि वायरसेस होते हैं जिससे कैंसर होता है, पोल्यूशन से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग है, पान तंबाकू चाय लिया उसकी वजह से हो सकता है। जहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि औरत होना ही ब्रेस्ट कैंसर का का रिस्क रीजन है। फैक्टर है ना। और स्पेशली जो है 50 के बाद जो औरतें होती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और ये अर्ली 60s तक जाता है, उसके बाद कैंसर का रिस्क कम होता चला जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हम लेस देन 40 में कैंसर्स नहीं देखते, बल्कि हमारे मुल्क में कैंसर्स जो है वो काफ़ी यंग पेशेंट्स में हम पाए जाते हैं, देखते हैं। हाँ देखते हैं। और फिर कुछ होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फेमिलियल कैंसर्स होते हैं कि बहन को हुआ, मदर को हुआ, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं आपके, आपका फर्स्ट कज़न है,
उनमें कैंसर्स हुए तो ये कैंसर फिर ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं, जैसे कि एंजेलिना जोली का था, वो जेनेटिक कैंसर था, BRCA1 जीन था उसे। तो उन लोगों में तकरीबन 65 to 85% चांस होता है ब्रेस्ट कैंसर का इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। फिर कुछ कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें ब्रेस्ट के साथ ओवरी का कैंसर होता है, ब्रैका कैंसर के साथ, कुछ कोलन के साथ होता है। तो ये तो कुछ नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं ना, जो हम जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है, ना हमारे जीन्स पे, ना हमारी एज पे, ना हमारे जेनेटिक्स पे। और कुछ होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि मोटापा। ठीक है, मोटापा। अच्छा आप देखें डायबिटीज़ बहुत सारी जो हमारी हैं वो सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ होती है, जिसका मतलब होता है कि जो हमारी एब्डोमिनल फैट होती है उसकी से डिक्टेट होती है। आई एम सॉरी, डिड आई हिट द कॉर्ड? यस कंप्लीटली, पूरी सिम्फनी बज गई मेरे दिमाग में। सॉरी। हाँ। It's not meant for you. But तो ये तो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड होती है, जो हमने अपनी वेस्टर्न डाइट बना ली है, इनएक्टिविटी हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना, हार्मोन्स लेना टू रेगुलाइज साइकिल्स, और वो जो मेनोपॉज के बाद जो कई कई साल तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा रिस्क बढ़ाती हैं ब्रेस्ट कैंसर का। तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कुछ मॉडिफाइबल और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है रिस्क। फिर प्रेगनेंसी लेट स्टेज में होना, Oh, really? Late stages में pregnancy is a risk? लेट एज में होना, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 30 जब पहली प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें नॉन पैरिटी या प्रेगनेंसी ना होना, बच्चे ना होना, दैट आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Really? डॉक्टर साहब एक ज़माने में ये बहुत बात होती थी कि जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीड नहीं करती उनको ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा वो होते हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप होती हैं। इज़ दैट ट्रू? नो, बिकॉज ये रिस्क फैक्टर में नहीं आता। ये लोग समझते हैं कि लैक्टेशन करने से होता ये है कि जब तक वो नर्सिंग करती हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तब तक उनके जो साइकिल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, साइकिल्स स्टॉप हो जाते हैं, जो मंथली साइकिल्स होते हैं। तो हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, और जितना हार्मोन का इन्फ्लुएंस कम होगा, एस्ट्रोजेंस का, फीमेल हार्मोन्स का, उतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। कम है। हाँ, लेकिन ये है कि ये प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं है कि आपने दूध पिलाया है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप हर गुठली को, जो कि आप दूध पिलाने की बात होती है, उसको आप ये कहें कि दूध की गुठली है, क्योंकि यही लेके फिर बहुत से लोग जो हैं इसको निगलेक्ट करते हैं और वक्ती तौर पे वक्त टाइम पे नहीं प्रेजेंट करते। हाँ, क्योंकि वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या गलत समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना हुआ होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, लेट एजेस में आपने प्रेगनेंसी की बात की। हमारे यहाँ तो ये बड़ा फखरिया कहा जाता है कि भाई उन्होंने तो इतनी उम्र तक बच्चे पैदा किए, और उन्होंने तो हमारे यहाँ तो बड़ा ये तुर्रा होता है ना ये कि हमने कितने बच्चे किस उम्र तक पैदा कर दिए। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी द अगर फर्स्ट, 3 साल के बाद हो तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। यानी अगर चौथा पांचवा बेबी हाँ, 40s के that's बाद हो okay, रहा है, that's okay, दैट्स फेयर। अच्छा, that's okay। ओके, ठीक है। यानी अपने 20s और 30s के अंदर अंदर आपने पहली प्रेगनेंसी, अगर आपको इफ यू वांट 20s चिल्ड्रन तो 20s 30s नहीं। 20s। ओह, 20s। ओके, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कैंसर का इलाज एक दफा हो जाता है, जब मतलब सब रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आप सब खुश हो जाते हैं, ताली बजती है जिस दिन क्लिनिक में कि ये यू आर क्लियर, यू आर क्लीन,
उसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो पेशेंट फिर कोई प्रॉब्लम प्रेज़ेंट करता है। इसके कितने चांसेस होते हैं कि वापस आ जाएगा कैंसर? सो कुछ कैंसर्स ट्रीटमेंट के बावजूद भी हमारे लिए हाई रिस्क रहते हैं, और वो कैंसर्स होते हैं जो कि लेट स्टेजेस में हो, जो कि एडवांस स्टेज में आया हो, जैसे एडवांस स्टेज 2 है या एडवांस स्टेज 3 है, या कुछ टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं जैसे हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर करते हैं, तो उसका रिस्क फर्स्ट 3 इयर्स में रिलैप्स करने का ज़्यादा होता है। तो इट्स गुड टू सेलिब्रेट, बिकॉज वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है, दे कैन कम बैक टू देयर रूटीन, देयर नॉर्मल लाइफ। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि इनकी सर्वेलेंस, इनकी मॉनिटरिंग और वक्ती चेकअप बार बार होता रहे, ताकि हुँ। अगर कोई अलामत है तो फिर उनको वक्ती तौर पे बर वक्त डायग्नोज कर लिया जाए और इलाज कर लिया जाए। यानी अगर कैंसर से मैं क्लियर भी हो गई हूँ, तो मुझे अपना मंथली चेकअप या जो भी आपने 3 जी, मंथली या क्वार्टरली आप जी। वो लाज़मन होगा। उससे ये भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें नई हमारी प्रैक्टिसेस में शामिल होती हैं, क्लिनिकल रिसर्च होती हैं, जो कि कुछ रिसर्च इतनी प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मिंग होती हैं कि उसको हम अपनी डेली प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो पेशेंट्स हमारे पास टाइम टू टाइम आता रहेगा, तो हम उनको उस प्रैक्टिसेस की वजह से उनको भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको बेनिफिट दे सकते हैं। हुँ। डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना ट्रीटमेंट के दौरान जो बहुत सीवियर करनी पड़ती हैं आपको। मसलन ब्रेस्ट कैंसर के केस में आपको हो सकता है छाती उतारनी पड़े जिसको आप मास्टेक्टमी कहते हैं, जी, जी। जो है ना? को जब कुछ ऐसा कुछ बहुत सीवियर या ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ता है, उसके बाद पेशेंट्स को लाइफ में वापस नॉर्मलाइज़ करने के लिए या रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? अम, तो इट्स फिजिकल, इमोशनल, जो उनका स्पाउस होता है उसका सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू मैरिंग अ पर्सन, बहुत दफ़ा ये होता है कि द स्पाउस लीव्स देम, कि तो इसलिए हम चाहते हैं कि डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। अगर वो छोटा सा लम्प होता है तो हम लम्पेक्टमी कर देते हैं, सिर्फ वो गुठली निकाल देते हैं, ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, उसको रेडिएट कर सकते हैं, और उन पेशेंट्स की सर्वाइवल उतनी ही होती है जितनी कि मेस्टेक्टमी की पेशेंट्स की होती है। बट मेस्टेक्टमी से पहले जो है उनकी काउंसलिंग होती है, और उन्हें वक्त दिया जाता है, उनको अगेन सपोर्ट ग्रुप से मिलाया जा जा सकता है, और साइकाट्रिस्ट से मिलाया जा सकता है। उनको पोस्ट ऑपरेटिव रिकंस्ट्रक्शन है जो कि इमिडिएटली अवेलेबल होती है, कुछ इंस्टेंसेस हुँ, में वो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन के लिए काउंसिल किया जाता है। जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, कुछ होते हैं दे कम टू टर्म्स विद इट एंड दे आर ओके, आफ्टर द इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रीफ and anger, they come to terms and they say, okay, I'm fine with it as long as I don't have to undergo mastectomy. But there are other patients who require additional support, added support, और फिर उसके हिसाब से जो है उनको हम सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हुँ। डॉक्टर साहब कितना पॉसिबल होता है टू गो बैक टू योर नॉर्मल नॉर्मल दैट यू न्यू हाँ, कितना पॉसिबल होता है? जी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स जिनकी मेस्टेक्टमी हो जाती है, उनकी कीमोथेरेपी अगर ज़रूरत होती हो जाती है, और रेडिएशन और हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, तो फिर उसके बाद जो है वो अपने, इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वी एनकरेज पीपल टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग व्हाट दे हैव बीन, टू मेंटेन द जॉब। अगर फटीग होता है तो आप वीकेंड पे कीमोथेरेपी लगवा लें, उसके बाद 2-3 दिन का रेस्ट ले लें। The more they are involved in their daily work, the less they are concerned and they nurse their problem. वो वरना वो हुँ, उसी पे फोकस करते हैं, उसी पे हर छोटी साइन सिम्टम्स पे जो है वो फिर गूगल करते हैं, तो इनके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत हेल्पफुल होती है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहें आप वॉक करें थोड़ा सा, जितना आप आपकी एनर्जी लेवल अलाउ करती हैं,
और क्योंकि अमूमन ये होता है कि द पेशेंट्स एंड अप गेनिंग वेट, दे गेन अबाउट 5 to 7 kgs ऑफ वेट, और ये ज़्यादातर बिकॉज ये इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर कुछ फैमिली जो है उनको पलंग पे बैठ के खाना खिलाती है, डबल जूसेस पिलाती है, इंश्योर पिलाती है, तो बाय द टाइम दे फिनिश द ट्रीटमेंट दे आर ऑलरेडी अप बाय 10 kgs। फिर उसके बाद जो है अगर 57 से 67 आप हो गए 6 महीने में, तो आपको चलने फिरने में तो दिक्कत होती है, सांस फूलता है, घुटने में दर्द होता है, ना होने वाली शुगर भी हो जाती है। कोई नए प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेते हाँ, हैं, नए बिल्कुल। प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई थिंक ये है कि कुछ तो बेचारी बहुत ही निग्लेक्ट होते हैं और कुछ को इतना पैम्पर किया जाता है हाँ, कि वो सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू कीप द नॉर्मलिटी ऑफ योर लाइफ एज मच एज यू कैन, and so this will keep you engaged, will make you feel good about yourself that you are contributing towards society, you are maintaining your job, एंड प्लस ये है कि हाँ उनकी कॉस्मेटिक और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए कुछ लोग जो है अपने स्कार्फ्स ले लेते हैं, कुछ विग्स बना लेते हैं। Some people are so bold and confident, they don't need anything and they go with a bald head, especially गर्मी के दिनों में। And there are all kinds of people out there. And I believe me, it's a learning experience and it is a lot of inspiration for us also to learn from these people, that how does one individual in their own capacity deals with the situation in a unique way. डॉक्टर साहबा हर इतने किसी की केसेस डायनामिक आप होती है। हाँ, 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 इतने केसेस आपने देखे हैं और इतने केसेस आप हैंडल करती हैं, कोई ऐसा केस जो आपके भी ज़हन में रह गया हो कि यार ये केस था, यू नो, आई एम श्योर देयर इज दिस। yeah. So I'll tell you, I used to see this patient who lived only for 1 year. She had stage 4 breast cancer और उसका बहुत aggressive किस्म का कैंसर था, उसके लंग में कैंसर था। और कुछ aggressive cancers ऐसे होते हैं जिसमें कुछ वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन with time the cancer grows and eventually it catches up and the patient succumbs to that illness. तो पेशेंट जो है वो हमारे आईसीयू में हमारे स्पेशल केयर यूनिट में एडमिट हुए थी, और उसकी फैमिली जो है वो हर रोज़ उनकी स्पेशल केयर के यूनिट में खड़ी होती थी। तो देयर यूज्ड टू बी 4 फैमिली मेंबर्स, उसमें हस्बैंड वाइफ सॉरी द वाइफ वाज एडमिटेड, द हस्बैंड, उसका बेटा और उसकी बहन, सो खाला और उसके साथ और एक और इंडिविजुअल था। तो वो 4 लोग जो है वो हमेशा बाहर होते थे और मैं उनको अपडेट देती थी। मैंने थर्सडे को राउंड किया और उसके बाद मैं अपनी क्लिनिक में चली गई, और फिर उसके बाद जब मैं फ्राइडे को आई तो वो स्पेशल केयर वाला बेड खाली था। तो दैट पेशेंट हैड पास्ड अवे दैट नाइट ऑन थर्सडे। सो देन ऑन फ्राइडे आई वेंट टू डू माय क्लिनिक, और मैं क्लिनिक कर रही थी और 4 बजे ये फैमिली मेम्बर्स चारों के चारों मेरी क्लिनिक के बाहर आए, and they came just to thank me. And I think that made my practice so meaningful. You know, there are days that I want to leave my work because the patients are, there are times when they are very ungrateful. They are just out there to put the blame on you. जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि डॉक्टर ने निगलेक्ट किया या नेग्लिजेंस की वजह से, मैल प्रैक्टिस की वजह से। And then there was this family, all 4 of them. They had buried the patient the night before at 10 p.m. And on a Friday, they had come to thank me for what I had done for the sister and their mother and wife. तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और लेकिन इनकी वजह से आपको होता है कि अच्छा जो कुछ मैं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो अगर एक इंसान को भी मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा होता है तो लेट मी कीप ऑन डूइंग इट। देयर विल बी 8 ग्रेटफुल पीपल फॉर एवरी 2 ungrateful. True, ungrateful people, of course, Yeah. absolutely, absolutely. I was going And to you can't ask please Dr. anybody. Please everybody. You can't please हाँ, you everybody. can't, you can't, you can't. और आपका काम हो भी नहीं सकता। कितने सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। आप जैसे आपने शुरू में ही कहा था, यू कैन ओनली डू योर बेस्ट, एंड ये वाकई हर इंडिविजुअल डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो अपना कितना बेस्ट करता है। ये भी एक है ना कि वो कितना
अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट है, ये तो उसका अपना पर्सनल वो है। डॉक्टर साहब, आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि बाहर जहाँ आपने पढ़ा स्टेट्स में, वहाँ काम किया, वहाँ बहुत सारी आसानियां भी हैं डॉक्टर्स के लिए, नई रिसर्च है, नई मशीनें जल्दी मिल जाती हैं, नई दवाएं जल्दी मिल जाती हैं, मदद ज्यादा मिल जाती है, सिस्टम भी सपोर्ट करता है इलाज करने को। एक तो बिल्कुल पेशेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन डॉक्टर को भी कहीं डिस्पाइट द वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स और वो सारा कुछ जो है वहाँ प्रॉब्लम, वो एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम सपोर्ट करता है, आपको रिसर्च मिलती है, आपको और तरह की हेल्प मिलती है। फिर भी आपने पाकिस्तान आके डिसाइड किया काम करना, एंड यू स्टेड हियर, व्हाई? आई थिंक थैंक गॉड फॉर सबकी दैट, बट फेवरेट आई एम जस्ट सेइंग व्हाई? why why because with the work hours there and with both myself and my husband working full time, it was very difficult to raise children there. स्पेशली आपको या तो मेड्स के पास या किसी सब जो है वो डे केयर में बच्चों को छोड़ना होता था, जहाँ दादा दादी नाना नानी नहीं थे। तो we decided to come back for that purpose, that we couldn't bring up the children on our own. We wanted the support of our family, ताकि जो है हमारे बच्चे जो हैं होलिस्टिक वे में हमारे माशरे में उनका ब्रॉटअप हो। तो ये एक वजह थी, सेल्फिश वजह थी। लेकिन it was in the end it benefited all of us, you know. It was the best for the grandparents, it was best for the grandchildren, and I think it's worked out well for us to be here. Are you happy working here with the patients in the hospitals and? Yeah. So when I'm working, I'm disconnected with the rest of the things that I'm connected to, my family, my home, my children, you know. फिर मैं अल्लाह के तवक्कुल पे छोड़ के जाती हूँ सब चीज़ें। तो and I'm happy while I'm working and in the environment that is provided. There are हर institution में हर जगह problems होते हैं, but even with those shortcomings, I am able to deliver a lot. ड्राइविंग बुरी लगती है जब वापस घर आती हूँ रात को और उस ड्राइव करना पड़ता है, और वो बुरा लगता है। कचरा कूड़ा बुरा लगता है, जो सबको बुरा बुरा लगता है। ये चीज़ें हैं जो हमारी सिविक सोसाइटी है वो थोड़ी सी बॉदर करती है, बट वर्क इज नो, इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग बिकॉज यू कैन डू सो मच वेयर देयर इज नथिंग, राइट। बेस्ट में ये है कि आसानी है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, चेकलिस्ट होती हैं, एंड वो चेकलिस्ट आपने पूरी करनी होती है। आप कोई नई चीज़ इनोवेट नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ आपके पास तो बहुत गुंजाइश है इनोवेट करने की, बहुत चीज़ें क्रिएट करने की, आप सिस्टम्स बनाने की, पाथवेज बनाने की। तो ये तो स्लेट है। It's an opportunity. You see Yeah. it as an opportunity. Yeah. Thank you so much, Dr. Saiba. Thank you so much for taking No, so thank much time. I'm know कि ये this is your me time जो आपने हमें दिया आज शाम को, because आप घर आके तो आप disconnect कर लेते हैं, but we're talking to you about your work and your patients. We're sorry about it, but thank you so much. Sabina ji, would you want to say something? No. Sabina ji आएंगी 1 minute में. No, she will. She says formal Khuda Hafiz also. If her internet is still working. There. Okay. I'm right here. I was waiting for the officer to take us in. थैंक यू अजमीना, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें मुझे आज पता चली। There were so many things that I इतने was मजे like, की oh, कमेंट्री करी होती हैं सबीना जी, इतने मजे की कमेंट्री करती हैं। ओह रियली, आई डिडंट नो दिस। ये सब साथ कमेंट्री चल रही होती है उनकी। like about the part when you said that the first child is best to be born before 30, and
आई मीन लाइक कुछ चीजें शायद भी बुजुर्ग कहते हैं वो ठीक होती है, इसका ठीक मतलब होती है, एब्सोल्युटली। या थैंक यू हम सब सो मच पुराने जज़ाक। तरीकों पर काम करना। अच्छा अच्छा ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank थैंक यू, you बहुत so थैंक much, amazing। Raksaba. Thank you. थैंक Thank यू। you. Khuda और Hafiz. एक कोई आमना सत्तार कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी और उन्होंने पूछा नहीं, फिर आमना फिर नहीं सत्तार पूछा? जो है बहुत हाँ, आमना उन्होंने नहीं जी पूछा। पूछा नहीं, शी इज आवर डोनर। उन्होंने पूछा कैन आई आस्क अ Oh, क्वेश्चन। आयशा, हम उनको आयशा भी कहते हैं। oh, Nimra Irfan did ask that are there any lifestyle changes that we can incorporate to reduce the risk of breast cancer, especially when it's in the genes? So, do you want me to answer that? Ji, if you can, Dr. Saba. Okay, so if it's genetic, then unfortunately no, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग, बट एडिशनल फैक्टर्स जो हैं वो हम ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हो सकता है कि आपके जेनेटिक फैक्टर्स के साथ मिलके जो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो एड अप कर जाएं। तो अगर आपके जीन्स भी हैं और आप ओबीस भी हैं और जो है आप डायबिटिक भी हो, और तो ये है, और आपकी डाइटरी पैटर्न सही नहीं है, तो हो सकता है कि वो उसको एक्सपेडाइट कर दें और उसको कंट्रीब्यूट करें। बट जेनेटिक फैक्टर्स अगर होते हैं तो उसमें हम स्क्रीनिंग करवाते हैं जल्दी, और उसको हम स्क्रीनिंग से ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि एमआरआई हम शुरू कर देते हैं एट द एज ऑफ 25। अगर कोई जीन ऐसा है जिससे रिस्क बहुत हाई होता है, तो एमआरआई है, मैमोग्राम है, ये हम 25 की एज में शुरू कर देते हैं। As early as that, huh? जी जी, एज अर्ली एज दैट फॉर ब्राका जीन, यस। मेमोग्राम के Right. लिए मेमोग्राम का प्रोसीजर जो है वो पेनफुल भी होता है। इट्स अनकंफर्टेबल, सबीना, अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल, एंड इट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट फ्यू सेकंड्स। तो पैनाडोल खा ले, अगर प्रोसीजर का एप्रीहेंशन है, दर्द होगा, 2 पैनाडोल ले लिया। व्हाट आई वाज नेक्स्ट आस्किंग वाज कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, राइट? ऑल्टरनेट नहीं है, नहीं। सपोर्ट के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है। कुछ चीज़ें मैमोग्राम जो पिक करता है वो अल्ट्रासाउंड नहीं पिक कर सकता। हाँ, और कल नादिया ने हमें बताया, ब्रेस्ट नादिया कैंसर सर्वाइवर, Dr. Sabha, and she said कि it was the reverse for her, that वो जो गिल्टी थी, जो ट्यूमर था, वो अल्ट्रासाउंड में ही सबसे ज्यादा क्लियर आया, बाकी नजर नहीं आ रहा था वो। Is that also possible? Of course. राइट राइट, इट्स पॉसिबल, या इट्स पॉसिबल, बिकॉज कहते हैं कि 15 to 20% मैमोग्राम्स के नीचे लिखा होता है कि 15 to 20% मैमोग्राम्स मिस कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर। और ये वजह इसलिए होती है कि यंग ब्रेस्ट जो होते हैं वो वाइट नज़र आते हैं, और वाइट में जो ट्यूमर होता है वो भी वाइट होता है। हो तो जाता है। उसकी डेंसिटी जब एक जैसी होती है, ओपेसिटी एक जैसी होती है, तो वो छुप जाता है उसके पीछे। इट्स लाइक अ लंप बिहाइंड अ क्लाउड और अ कर्टन। तो फिर हम दूसरे, तो अगर फिजिकली महसूस हो रहा है या कुछ सस्पिशियस है, मैमोग्राम क्लियर कट नहीं बता रहा, तो उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं। राइट। निया पूछ रही हैं कि चेस्ट रिमूव करने के बाद भी, ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद भी कैंसर का रिस्क होता है या नहीं होता? तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है, अगर साइज बहुत बड़ा है ट्यूमर का और ब्रेस्ट निकाल दिया है, जैसे लेट्स से 6 सेंटीमीटर्स का ट्यूमर था और ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर चेस्ट वॉल के ऊपर जहाँ से ब्रेस्ट रिमूव किया था वहाँ आ सकता है, अगर इसे हमें रेडिएशन ना दी जाए। दूसरा ये है कि सिर्फ ब्रेस्ट में ट्यूमर होना, ब्रेस्ट निकालने के बाद वो डिक्टेट नहीं करता कि वापस आएगा कि नहीं। उसकी जो यूनिक बायोलॉजी होती है, जिसको पर्सनालिटी या किरदार कहते हैं कैंसर का, वो डिक्टेट करता है कि कैंसर वापस आएगा कि नहीं। तो कुछ अग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ कैंसर होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर छोटे होने के बावजूद भी बहुत हाई पोटेंशियल रखते हैं रिलैप्स का या रिकरेंस का। और ये रिकरेंस ना सिर्फ चेस्ट में जहाँ से रिमूव हुआ है वहाँ हो सकता है, बट ये कहीं भी बॉडी में हो सकता है।
तो हर कैंसर की एक अपनी यूनिक, हम कहते हैं ना, बायोलॉजी जो होती है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उसका बिल्कुल डिक्टेट करते हैं। तो द स्टेज एज वेल एज द कैरेक्टर ऑफ द ट्यूमर, राइट। और इसी के आई होप बचाव मिया के को लिए भी। कीमोथेरेपी दी जाती है। सॉरी डॉक्टर साहबा, कैन यू रिपीट दैट प्लीज? मैंने कहा इसी बायोलॉजी को, इसके यूनिक नेचर को देखते ही जो है वो एडिशनल ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान आउट होती है, ताकि कैंसर का रिस्क जो है रिलैप्स का कम किया जाए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी वेरी मच। You're welcome, Ji. My pleasure. Knowing Chalo, that have a good cancer night, has everybody. गुड। as a nature of itself is really scary also. I mean, इसका character भी है और nature भी है, and इसका nature भी, it's a growing thing within you, yeah, with another its own yeah. mind, Yeah, with it's its own another mind, its force. uh, Yes, it's yeah, it's something growing. It's a life form. Mm. has a mind of its own also, It's a mind, besides absolutely. जी जी. besides itself. That's why it's so अभी अल्लाह complicated to आपको understand. उसमें It is. इतनी सारी चीजें हैं. It's really difficult and complicated to understand also for a common person. Right. But we keep on learning more and more. और उस अब ये सीधे बता रही हूँ कि एक ही ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन इतनी सब टाइप्स हैं, और हर की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, हर का आउटकम मुख्तलिफ है, दैट इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल. कोविड के टाइम में कैंसर पेशेंट्स क्या ज्यादा प्रोन हैं, ज्यादा वल्नरेबल हैं कोरोना, या तो हुआ है ना कोविड में, देखे ना, एक्सेस खत्म हो गया लोगों का, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, उन लोग, पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, तो उस चक्कर में जो है बहुत सारे लोग बहुत एडवांस स्टेज पे ही आए। कुछ लोगों ने कोविड का बहाना ले लिया जो आ भी सकते थे, जो हर कहीं तो जा रहे थे। मतलब अगर अप्रैल में आपके घर में शादी हुई है कोविड के ज़माने में, तो आप उस ज़माने में हॉस्पिटल भी आ सकते थे ना। तो इस कुछ तरीके लोगों ने से बहाना रिलेशन बना लिया कोविड का। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि अगर यू नो लाइक पीपल हु आर कैंसर पेशेंट्स, अगर उनको कोरोना हो जाए तो इज इट डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन, दैट पेशेंट टू राइट। रिकवर फ्रॉम हार्डर? या सो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब कोविड टेस्टिंग हर पेशेंट की करते हैं जिसको कीमोथेरेपी हमें शुरू करनी होती है। और क्योंकि ये भी है कि गाइडलाइंस वक्तन फवक्तन चेंज होती रही है। पहले उन्होंने कहा कि हर किसी की टेस्टिंग करो अगर एसिम्प्टोमेटिक है, आप कहते हैं अगर सिम्प्टोमेटिक है और कैंसर की ट्रीटमेंट पर जा रहा है तो आप टेस्ट करो। अच्छा, कुछ मैलिग्नेंसीज होती है ना जिसमें इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जैसे ब्लड कैंसर्स होते हैं, लिम्फोमास होते हैं, तो उसमें जो है वो ज़्यादा रिस्क होता है कि अगर कीमोथेरेपी भी देंगे और कोविड भी होगा तो ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ज़्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, तो उनमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में और उसमें जो है हम ट्रीट नहीं करते अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जितने पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनकी हमने ट्रीटमेंट डिले की है, और वो जब रिकवर किए हैं तो उनकी रिकवरी हैज़ बीन कंप्लीट, and after the recovery they have been able to finish their treatment. और alhamdulillah we haven't lost any patient to COVID. Any cancer patient who has had COVID has, in our practices, has not died because of COVID. And that's what's generally seen in the world also. So they're not really they're not interlinked that ways. Like susceptibility नहीं बढ़ती कैंसर पेशेंट्स के डिटोरिएट करने की अगर उन्हें कोविड हो जाए। लेकिन देखिए ना, फिर उसके साथ दूसरे अगर फैक्टर्स हैं, अगर आप डायबिटिक हो, उसके साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो दोज issues, those medical problems become more of a priority and more of a risk for complications from COVID than the cancer. फिर कैंसर तो बैक बर्नर पे चला जाता है। कैंसर की इतनी अहमियत नहीं है जितनी डायबिटीज की और हार्ट की है, या पल्मोनरी डिजीज की है, COPD है।
तो वो फिर जो है वो फ्रंट स्टेज ले लेता है उस पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस में। हाँ, इसे ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना सबीना जी कि हम को ये पेशेंट को और अटेंडेंट्स को भी ये कॉन्स्टेंटली देखने की जरूरत है कि किस वक्त क्या चीज प्रायोरिटी लेगी अब पेशेंट के अंदर। यू नो दिस आल्सो नीड्स अ वेरी कॉन्शियस एंड यू नो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना पड़ेगा ये। राइट। अवेयरनेस इज द की ना। ये इतना अच्छा आई फील कि जब से ये टेक्नोलॉजी हम चलो घर में चले गए एंड वी स्टार्टेड यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, आई थिंक all this knowledge is reaching to almost it's become so easily accessible for everybody. That's वरना right. डॉक्टर आजमीना को कहाँ टाइम पूरे दिन में मिलता होगा कि बैठ के इस तरह एजुकेट करें और इतने सारे लोग एक वक्त में देखने हैं। There's something really good has come out of this कि such experts are coming and speaking and it's free for all and people are listening to them, अपनी जुबान में सुन रहे हैं। वरना यूजुअली यू नो ये चीजें उस जुबान में आती हैं जो हमारे लोग समझ नहीं पाते। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आज़मीना, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Finally, Dr. Sahiba. Good night and thank you very much for your time. Okay, good night. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.